Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start a new series of British literature, and today we will study Anglo-Saxon period. But English literature properly so called begins with the age of Chaucer in 14th century. But we have to start from a very beginning, and that is Anglo-Saxon period. तो आइए शुरू करते हैं Anglo-Saxon period. अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इसको हम एक एब्रीविएशन से याद कर सकते हैं, दैट इज़ क्राउंड, CRAVN. सी फॉर सेल्ट्स, जो ब्राइथोन्स एंड गेल से मिलकर बने थे. ये यहाँ रहे 55 BC तक और ये यहाँ कर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे. फिर आए रोमन कॉन्क्वेस्ट, ये यहाँ पर रहे 55 BC से 407 AD तक. फिर आए एंग्लो सेक्शन इन्वेंशन, ये यहाँ पर रहे 407 AD से 787 AD तक. फिर वाइकिंग इन्वेंशन हुआ. ये जो लोग थे ये आए थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ से, एंड ये लोग यहाँ पर रहे 787 AD से 1066 AD तक. फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बिगिन हुआ. इन लोगों के साथ फ्रेंच लैंग्वेज आई थी. जब ये लोग आए थे तभी से ही फ्रेंच का बोलबाला शुरू हुआ था. लोगों को पता लगा था फ्रेंच लैंग्वेज भी इतनी अच्छी है उनके हिसाब से. एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, एंड दैट इज़ कि जो इंग्लैंड नाम है ये बाद में पड़ा. पहले इंग्लैंड का नाम एंगललैंड था. टाइम टू टाइम वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई. उसी के साथ लोगों ने कंट्री का नाम भी इंग्लैंड रख दिया. Anglo-Saxon is a combination of Angles, Saxons and Jattas. At that time, literature was divided into 3 parts. Religion, जो poets थे, जो writers थे, वो religion के ऊपर भी लिखते थे. War, मतलब वहाँ का जो माहौल था, war से related माहौल चलता तो उसके ऊपर भी वो अपनी writings लिखते थे, outcomes देते थे. उसके बाद द ट्रेल्स ऑफ डेली लाइफ, जो वहाँ पे डेली लाइफ में चल रहा है, रूटीन की जो चीज़ें थी उन पर भी लिखा जाता था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम इज़ बियोवुल्फ. इट इज़ नॉट सो श्योर दैट बाय whom दिस was written, but it is sure that it is translated by J.R.R. Tolkien. ही इज़ अ मॉडर्न एज पोइट. इनको भी हम पढ़ेंगे अपनी सीरीज़ में, लेकिन जब हम मॉडर्न एज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम इन्हें. उसके बाद इम्पॉर्टेंट पोइम्स हैं इस एरा की. डियोर, द ड्रीम्स ऑफ द रूड, ये दोनों इस एरा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइम्स मानी जाती हैं. एक बात मैं आपको बताना भूल गई फ्रेंड्स, कि जो टेक्स्ट है बियोवुल्फ, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है 2007 में बियोवुल्फ नाम से ही. आप चाहें तो इसे देख सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड मूवी. एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is the 2 important names in the poetry are Cadman, ये mostly historical poems लिखते थे, and Cynewulf, ये mostly mythical poems में विश्वास रखते थे. King Alfred was usually regarded as a founder of English prose. जो King Alfred थे वो माने जाते हैं English prose के founder. Important book जो उस टाइम थी वो है एक्जीटर बुक. ये साइनवुल्फ द्वारा लिखी गई थी, एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी वॉल्यूम्स लाइक द वॉन्डरर, द सी फेरर, द वाइफ्स लमेंट, 95 रिडल्स, द हस्बैंड्स मैसेज. ये जो सारी स्टोरीज़ हैं मैं आपको छोटे छोटे करके समझाऊंगी आगे इसी वीडियो में. एंड जो हमारे बात हुई थी कैडेमन, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो हिस्टोरिकल बिलीव करते थे, वो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश में अपनी पोइट्री लिखी थी. एंड आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे लोग थे उनके बाद जिन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया. हिज टाइटल ऑफ द वॉल्यूम्स आर नेम्ड एज चार्म्स. Then Henry VII and Henry VIII made the English the official language of England. Henry VII and Henry VIII ने English को official language बनाया इंग्लैंड के. After that we come to the point that Bede, the poet, he wrote the book History of English Church and People in 731 BC, and this book was written in Latin language.
बीड वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। जो बीड है इन्हें इंग्लिश हिस्ट्री के फादर माना जाता है। 10 इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड्स। अब हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो एंग्लो सेक्शन पीरियड के थे उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट इज़ द एक्जीटर बुक रिडल्स। दिस इज़ कॉल्ड वन ऑफ द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर। ये बहुत ही खूबसूरत वर्क माना जाता है, साइनवुल्फ द्वारा लिखा गया है और ये रत्न समान है इस एंग्लो सेक्शन पीरियड में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बियोवुल्फ। ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसमें 2 कंट्रीज़ के वॉर के ऊपर लिखी गई है। 2 कंट्रीज़ वॉर कर रही हैं उसके बारे में पोइट ने बता रखा है। आफ्टर दैट द वाइफ्स लमेंट। ये 53 लाइन्स की एक पोइम है, सबसे शॉर्टेस्ट वर्क है एंग्लो सेक्शन पीरियड का। दिस इज़ अ पोइम ऑफ क्राई एंड ग्रीफ ऑफ अ वाइफ हुज हस्बैंड हैज़ बीन एक्साइल्ड। नेक्स्ट है द सीफारर। दिस इज 124 line poem is often considered as elegy. In this poem, a sailor looking back on his wife and life and preparing for his death. The Wanderer. This poem was preserved thanks to the Exeter book. ये एक्जीटर बुक्स को थैंक्स पे करने के लिए लिखी गई थी। 115 लाइन्स की ये पोइम है, एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी गई है। इन दिस पोइम द मैन इज़ रेफर्ड टू अ अर्थ स्टेपर, एन एंग्लो सेक्शन वर्ड विच मीन्स अर्थ स्टेपर। इसका इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में मतलब होता है अर्थ स्टेपर। After that we come to the Cardamom hymn. This is the oldest poem written in English. Cardamom hymn was composed in a 7th century. Now come to the Bede's death song. He wrote this short poem on his deathbed. This 5-line lyric about facing death and looking back on life well lived in a marvelous short example of Anglo-Saxon poetry. ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है एंग्लो सेक्शन पोइट्री का। नेक्स्ट है द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट इन द इंग्लिश इज़ दिस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। दिस वॉज क्रिएटेड इन द 9th century ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एल्फ्रेड द ग्रेट इन वेसेक्स। ये एल्फ्रेड के टाइम में बनाया गया था। Among other things, the manuscript contains account of the 2 battles of 1066, स्टैमफोर्ड ब्रिज एंड द हेस्टिंग। इन 2 के बीच में वॉर दिखाया गया है इस क्रॉनिकल में। नेक्स्ट द ड्रीम ऑफ द रूड। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम पोएम। जो ड्रीम पोएम है इस एरा का एक थीम माना जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम माना जाता है। उसी थीम को एक्सप्लेन किया गया है इस ड्रीम रूड में। रूड मीन्स क्रॉस। पोएम वर यूज टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी। इस पोएम को यूज़ किया था लोगों का धर्म परिवर्तित करने में, क्रिश्चियनिटी में, ताकि उनका विश्वास बढ़े। दिस वर्क इज़ रिटन इन 8th century. दिस वर्क लेटर बिकम्स द स्टेपल ऑफ मेडिवल वर्स। मीन्स ये जो वर्क है बाद में प्रधान बन गया था मेडिवल वर्स का, प्रधान माना जाता था इसको। आफ्टर दैट द बैटल ऑफ मेल्डम। दिस पोएम इज़ अनयूजुअल in that it commensurates not a glorious victory but a crushing defeat. In 991 BC, the Anglo-Saxon army failed to ward off the Vikings near the town of Meldum in Wessex. इसमें बैटल दिखा रखी है जो आर्मी के द्वारा की गई है, उसी के बारे में बता रखा है। Now there is one interesting fact which I want to discuss it with you, and that is the words Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are derived from the names of Anglo-Saxon gods. So if you have any query, please comment me in the comment section. एंड अगर आपको कोई वीडियो में कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं सुधार कर सकूं। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।